अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नावल को। तो जो जॉनरा है वो नावल है। एक नावल को हम डिस्कस करने लगे हैं जिसे लिखा था टॉनी मॉरिसन ने। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बिलव्ड नावल है जिसे लिखा था टॉनी मॉरिसन ने। तो जो पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नावल को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एक छोटा सा मैं आपको समराइज़ करूँगा इस नावल के अंदर के राइटर ने इस नावल के अंदर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। उसके अलावा करैक्टर लिस्ट होगी, फिर प्लॉट एंड समरी होगी। प्लॉट एंड समरी के बाद हम क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद थीम होंगे, मोटिव होंगे और उसके बाद सिंबल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं नावल का। तो ये नावल बिलव्ड जो है वो उसे टॉनी मॉरिसन ने लिखा था 1987 में, जो कि एक अमेरिकन राइटर थी। इस नावल की जो सेटिंग है वो अमेरिकन सिविल वार की है, उसके फ़ौरन बाद की लिखी है। उसमें एक फैमिली की स्टोरी को बताया गया है जो कि इंस्लेव्ड होती है और इनका सिंसिनेटी ये एक शहर है यूएस में, उसमें एक घर मौजूद होता है जिस पर कब्ज़ा होता है बदरूहों का। उनके घर को वो हंटेड होम कहते हैं और वो एक हंटेड होम बन चुका था। बिलव्ड असल में एक सच्चे यानी एक रियल इंसिडेंट से लिया गया है और उससे इंस्पायर होकर लिखी गई थी। इस नावल को फिक्शन के लिए 1988 में जो है वो पल्ट्जर अवार्ड और प्राइज़ से नवाजा गया और नेशनल बुक अवार्ड 1987 में भी नॉमिनेट किया गया था। इसे 1981 से लेकर 2006 तक बेस्ट वर्क ऑफ अमेरिकन फिक्शन समझा जाता है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये कहानी मार्गरेट गार्नर ये उसकी है, जो कि कनेटिकट में रहने वाली इनस्लेव्ड प्रिजन थी। वो 1857 में गुलामी से भागकर ओहियो, ये एक शहर का नाम है, उसकी एक फ्री स्टेट में आ गई। 1850 के एक्ट ऑफ फ्यूजिटिव स्लेव के थ्रू उसे दोबारा कैप्चर करने का हुक्म मिला जब यूएस मार्शल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एहलकारों ने उसे कैबिन को ब्रस्ट करने की उसकी जो जिसमें वो छुपी हुई थी उसको ब्रस्ट करने की कोशिश की, जहां मार्गरेट अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ जो है वो बैरिकेडेड थी यानी नज़रबंद थी। उन्होंने अपने बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए उसे मारने की कोशिश की, इवन कि वो अपनी 2 साला बेटी को पहले ही कत्ल कर चुकी थी। वो उनको स्लेवरी से बचाना चाहती थी। मॉरिसन ने 1857 के न्यूज़पेपर में मौजूद आर्टिकल में पढ़ा था, जहां उसकी ये तमाम स्टोरी पढ़ी थी जो कि एक रियल स्टोरी थी। और इस स्टोरी का जो टाइटल था वो था अ विजिट टू द स्लेव मदर हु किल्ड हर चाइल्ड। तो ये स्टोरी पढ़ के उसके बाद मॉरिसन ने फिक्शनल कैरेक्टर के थ्रू इस स्टोरी को जो है वो रियल के साथ रिलेट करते हुए लिखा है। अब अगर हम इसके करैक्टर की बात करें तो जो सिथ थी ये एक पहला करैक्टर है इस नावल का और प्रोटैगनिस्ट है। वो स्वीट होम से जो है वो भागती है। वो एक स्लेव थी। वो हाउस नंबर 124 में रहती है जिसे हंटेड करार दिया गया था। ये मैं बताऊंगा बाद में आपको क्यों इसको हंटेड हाउस करार दिया गया था, जब हम इसकी समरी डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं बताऊंगा। क्योंकि उसने वहाँ पे अपने इन्फेंट चाइल्ड को मारा था। उसके 2 बेटे जो हैं वो उनको वो फ़रार करवा चुकी थी। वो इस घर में अपनी बेटी डैनवर के साथ रह रही थी। वो एक मदरली नेचर वाली औरत थी जो कि अपने बच्चों को स्लेवरी के अब्यूज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी तैयार थी। ठीक हो गया। वो अपने साथ होने वाले ट्रॉमा से बहुत कुछ सीख चुकी थी। उसके करैक्टर से उसको जो है वो उसके जो पास्ट था, ठीक है, उससे उसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका जो पास्ट था वो कितना ट्रॉमेटिक था, क्योंकि उसके अपने पास्ट में उसने बहुत ज़्यादा स्लेवरी के अंदर ट्रॉमा को बर्दाश्त किया था, टॉर्चर को बर्दाश्त किया था और हर तरह के हालात को उसने बर्दाश्त किया था। वो 19 साल की थी जब उसकी बेटी डैनवर पैदा हुई थी। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो बिलव्ड का है। बिलव्ड इस नावल की इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल कैरेक्टर है। वो इसलिए क्योंकि इस नावल का नाम भी बिलव्ड है, तो इसलिए बिलव्ड जो है वो हमें इस नावल का मेन कैरेक्टर समझ नज़र आता है। ये एक यंग लेडी थी। आल्दो ये एक यंग लेडी थी, लेकिन ये रिजेम्बलेंस थी, यानी कि ये इसको समझा जाता है कि ये उसकी 2 साला बेटी थी। ये कैसे वो हम आगे स्टोरी में देखते हैं। जो कि सेठी के घर के करीब से बॉडी ऑफ वाटर से मिस्टीरियसली नमूदार हुई थी, यानी घर के करीब से एक जगह थी जहाँ से ये मिस्टीरियसली नमूदार हुई थी। और वो सेथी और पॉल डी और डैनवर को घर के दरवाजे के बाहर मिलती है, यानी घर के बाहर जो डोर स्टेप होते हैं वहाँ पर मिलती है, गीली हालत में मिलती है जब वो एक मेले से वापस आ रहे होते हैं। वो सब इस औरत को अंदर ले जाते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि वो जो है वो इन्फेंट चाइल्ड की रूह है जिसे हाउस नंबर 124 में मारा गया था, क्योंकि वो बच्चों जैसा बिहेव करती थी। मारा जाने वाला बेबी को कोई नाम नहीं था। वो पास्ट स्लेव की बहुत सी स्टोरी सुनाती है। वो घर में एक मैडनेस पैदा करती है और ऐसा ऐसा सेठी को जो है वो क्या करती है, डिप्लेट करने की कोशिश करती है। अब इसको बिलव्ड क्यों कहा जाता है? इसने अपना नाम बिलव्ड नहीं बताया था। इसको बिलव्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसकी जो हरकतें थी वो भी बच्चों जैसी थी और वो ऐसा समझा जाता है कि जो सेठी थी उसने अपनी 2 साल की बच्ची को मारा था ना,
कैसे मारा था वो हम स्टोरी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब ये समझ आता है कि ये उसकी रूह आ गई है किसके अंदर, बिलव्ड के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है वो पॉल डी का है। पॉल डी स्वीट होम से आया हुआ एक इंस्लेव्ड मैन था। अब स्वीट होम क्या है? स्वीट होम एक जगह है जहाँ पे एक टीचर रहता था जिसके पास ये बहुत सारे स्लेव रहते थे, यानी सेठी भी वहाँ पे स्लेव थी और पॉल डी भी वहाँ पे स्लेव था। तो ये वहाँ से आया हुआ एक इंस्लेव्ड मैन है। इसने अपना नाम पॉल चेंज नहीं किया क्योंकि स्वीट होम में सभी को पॉल का नाम ही दिया जाता है। इसके बहुत से पेनफुल यादें थी जो इसे इंस्लेवमेंट की याद दिलाती थी। इसके पास जो है वो टबाको जो है उसका टिन था जिसे बिलव ने ओपन किया था। स्वीट होम में कई साल इकट्ठे रहने की वजह से सेठी और पॉल डी में एक रोमांटिक रिलेशन बन चुका था। उसके बाद वो जो है वो डेनवर को भी बिल्कुल एक बाप की तरह प्यार करता था। अब डेनवर का आपको पता चल गया कौन है। डेनवर जो है वो सेठी की बेटी है। तो वो डेनवर को भी बिल्कुल, आल्दो वो उसका रियल बाप नहीं था लेकिन वो उसको डेनवर बिल्कुल एक बाप की तरह प्यार करता। वो इतना अर्सा इकट्ठा रहने के बावजूद भी सेठी को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर सका था क्योंकि ये चीज़ उसे तब रियलाइज़ हुई जब बिलव्ड वापस आती है। तो उसको पता चलता है कि बिलव्ड को तो इसने मार दिया था, तो ये चीज़ ये बिलीव कर रही है। तब उसको एहसास होता है कि वो अभी तक भी सेठी को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास मौजूद है वो डेनवर का है। डेनवर सेठी की इकलौती बेटी रह गई थी जो कि उसके घर यानी हाउस नंबर 124 में उसके साथ रह रही थी। बिलव्ड जो है वो इन्फेंट चाइल्ड के उस मरने के बाद उसकी अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बन चुका था। बिलव्ड के वहाँ दोबारा आने पर डेनवर ने देखा कि उसकी बहन की रूह कुछ एक्टिविटीज़ यानी डेमोनिक होती है ना, जो शैतानों वाली हरकतें होती है वो कर रही है। इस नावल में वैसे भी डेनवर का कैरेक्टर को एक चाइल्ड के तौर पर दिखाया गया, मगर इसने नावल के एंडिंग पे ना सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करती है बल्कि वो अपनी मदर की जो है वेल बीइंग के लिए भी कोशिश करते हुए हमें नजर आती है। नावल की शुरुआत में वो एक 18 साल की लड़की के तौर पर अपेयर होती है। तो इस तरह जो है वो डेनवर का कैरेक्टर हमें नज़र आता है कि जो अपनी मदर की जो है वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसकी वेल बीइंग के लिए एफर्ट भी कर रहा है, अपनी मदर के साथ वो अटैच भी है। तो इस तरह जो डेनवर का कैरेक्टर हमें डिफरेंट जगह पर अपेयर होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो बेबी सग्स का है। ये सेथी की सास थी, यानी ये डेनवर की नहीं सॉरी, ये जो कैरेक्टर था पॉल उसकी मदर थी। इसका बेटे हैले ने उसकी फ्रीडम के लिए मेहनत की जिसके बाद वो सिंसिनाटी शहर में मूव कर गई और वहाँ जाकर एक कम्युनिटी की लीडर बन गई जो कि ब्लैक पीपल को प्रीच करने लगी। वो खुद से प्यार करती थी क्योंकि वो दूसरे लोगों जो है वो उसको वैसे ट्रीट नहीं करते थे। वो बुक की स्टार्टिंग में 70 साल की उम्र में मर जाती है और वो मेन इवेंट से तकरीबन 8 साल पहले मर चुकी थी। हैले कौन था? ये बेबी सेक्स का बेटा था जो कि सेथी का हस्बैंड था और उसके बच्चों का बाप था। उन दोनों की शादी जो है वो स्वीट होम में हुई, मगर बाद में उनके दरमियान जो है वो क्या हुआ, सेपरेशन हो गई। इस कैरेक्टर को फ्लैशबैक के सीन्स में दिखाया गया है। वो एक हार्ड वर्कर और अच्छा इंसान था। अब स्कूल टीचर आता है। ये कौन है? मैंने आपको बताया ना, स्कूल टीचर जो है वो स्वीट होम का मालिक होता है। ये लोगों के साथ बहुत ही क्रूअल, अब्यूसिव और वायलेंट होता है। वो सेथी से उसके एस्केप के बारे में बात करता है, मगर सेथी ने अपनी बेटी को कत्ल किया और इसी वजह से वो दोबारा गिरफ्तार हो जाती है। अब इसको स्कूल टीचर सब कह के बुला देते। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है वो एमी डेनवर है। एमी डेनवर एक यंग वाइट गर्ल थी जिसने सेथी को स्वीट होम से निकलकर खुद को महफूज करने के लिए शदीद कोशिश करते हुए पाया। ये वो उसके साथ जंगल में मिली थी उसे, और इसने सेथी की मदद की और अपने नाम के आगे से उसकी बेटी का नाम भी जारी किया। यानी जब सेथी से मिलती है ना तो सेथी होती है प्रेग्नेंट, तो सेथी को जो बेबी प्रोड्यूस करने में ये उसकी मदद करती है। तो जब सेथी की बेटी पैदा होती है ना तो वो उसी के नाम पे, यानी ये वाइट गर्ल के नाम पे ही अपनी बेटी का नाम जो है वो डेनवर, एमी डेनवर रख देती है। तो ये ओवरऑल करैक्टर जो हैं हमें इस नावल के अंदर जो है वो नज़र आते हैं एक्टिव करते हुए, सर्वाइव करते हुए। अब हम इस नावल का जो है वो प्लॉट एंड समरी देखते हैं। तो ये नावल बिलव्ड, इसकी शुरुआत होती है 1873 में। सिंसिनाटी ये एक प्लेस है यहाँ से, जहाँ पर एक भागी हुई स्लेव यानी सेथी अपनी 18 साल की एक बेटी डेनवर के साथ रहती है। सेथी की सास जो है वो बेबी सग्स उनके साथ रहती थी, मगर अब उसे मरे हुए 8 साल का अर्सा गुजर चुका था। सेठी के 2 बेटे थे, हॉवर्ड एंड बैगलर। वो वहाँ से भागकर जा चुके थे। सेठी का जो बिलीव था कि वो दोनों जो हैं उनके घर, वो एक हाउस था 124 ब्लस्टन रोड पे, वो क्या था, वो हंटेड था। तो ये हंटेड लोग कहते थे और सेठी भी इस पर बिलीव करती थी। उस पर बिलीव होने की वजह से जो थे उसके बेटे थे वो वहाँ से जा चुके थे।
हाउएवर डैनवर को वो स्पिरिट बहुत पसंद है और ये भी कहा जाता है कि वो स्पिरिट यानी बदरू है सेठी की मरी हुई बेटी थी। नॉवल शुरू होता है पॉल डी, यहाँ पे जो है ना वो दो इवेंट में बात होती है, पास्ट की भी और प्रेजेंट की भी। जब तक हम पास्ट के इवेंट को नहीं जानेंगे हमें पता नहीं चलेगा प्रेजेंट में क्या होता है। तो जब नॉवल शुरुआत होती है वहाँ पे वो प्रेजेंट में दिखाया जाता है। तो नॉवल शुरू होता है पॉल डी जिसने सेठी को पहले कभी नहीं देखा था, हत्ता कि वो दोनों मिस्टर गार्नर के स्वीट होम में यानी केंटकी शहर के एक शहर का नाम है केंटकी, उसमें जो है वो प्लांटेशन का काम करते थे। वो अचानक से सेठी के घर के आगे रुक जाता है, अब ये प्रेजेंट में रुक जाता है, ठीक है। उसकी प्रेजेंस की वजह से सेठी को दो दहाइयों यानी 20 साल पुरानी बातें और मेमोरीज याद आती हैं। नॉवल के इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि इसमें यानी दो पार्ट्स की बात होती रही है, ठीक है। दोनों पार्ट्स को अनफोल्ड किया गया है, एक प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है। सिनसिनाटी में जब दिखाया गया है, जबकि दूसरा पार्ट जो है वो 20 साल होने वाले इवेंट्स पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि ज़्यादातर जो है वो केंटकी में हुए हैं। इस पार्ट को ज़्यादातर जो है वो उसके मेजर कैरेक्टर के थ्रू फ्लैशबैक के ज़रिए प्रेजेंट किया गया है। इन्हीं फ्रैगमेंटेड मेमोरीज़ के साथ स्टोरी आगे मूव करती है। सेठी जो कि प्रोटैगनिस्ट है वो साउथ में एक अफ्रीकन लेडी के यहाँ पैदा हुई थी। 13 साल की उम्र में उसे जो है वो गार्नर्स को बेच दिया गया था, जिनका एक स्वीट होम था जहाँ पर स्लेवरी पर अमल किया जाता था, स्लेवरी पर ही काम होता था और स्लेवरी पर अमल करवाया भी जाता था उनसे। वहाँ दूसरे तमाम स्लेव मर्द थे जो कि उसकी वो है किस नज़र से देखते थे, हवस की नज़र से देखते थे, मगर कभी भी किसी ने उसे टच तक नहीं किया था। उनके नाम, वो जो स्लेव थे उनके नाम में सेक्सो, पॉल डी, पॉल ए, पॉल एफ और हैले थे। सेठी ने हैले से शादी करने का फैसला किया क्योंकि वो उसे काइंड और जेनरस लगता था वो भी गुलाम, लेकिन वो उसे क्या था, वो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट था, काइंड था, जेनरस था। बिकॉज उसने अपने जो है वो मदर बेबी सर्स को आज़ाद करने के लिए बहुत कोशिशें की थी, बहुत स्ट्रगल की थी, बहुत सफ़र भी किया था और उनकी जगह पर वीकेंड में ख़ुद को हायर करवाता था। सेठी और हाले की दो बेटे थे, हावर्ड और बैगर। इनके अलावा उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम इस नावल में मेंशन नहीं किया गया है। जब सेठी ने स्वीट होम छोड़ा तो वो चौथे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट थी। अब प्रोप्राइटर यानी मिस्टर गवर्नर की अचानक डेथ के बाद मिसिस गवर्नर यानी उनकी जो बेवा थी अपने देवर से कहा कि प्लांटेशन के काम की देखभाल करने के लिए स्लेव चाहिए। उसे स्कूल टीचर से लोग जानते थे। वो बहुत जालिम, रेसिस्ट और क्रूअल था। स्लेव की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा मुश्किल और बदतर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहाँ से भागने का फ़ैसला किया क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर टॉर्चर हुआ होता था। अब स्कूल टीचर और उसके नेफ्यूज़ ने स्लेव्स के भागने की साजिश को नाकाम बनाया। उन्होंने पॉल डी सेक्सो को पकड़ लिया। सेक्सो को कत्ल करने के बाद पॉल डी को दोबारा स्वीट होम वापस ले जाया गया। वहाँ उसने सेठी को देखा जो कि अभी भी वहाँ से भागने की कोशिशों में लगी हुई थी। अब जो सेठी होती है वो क्या करती है कि वो अपने बच्चों को, जो उसके जो बेटे थे दो और बेटी थी, वो क्या करती है, उनको क्या भेज देती है अपनी मदर इन लॉ के पास। कहाँ पे? सिनसिनाटी में। स्कूल टीचर के भतीजों यानी नेफ्यूज़ ने सेठी को पकड़कर ना सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि उसके बेबी का दूध भी चुरा लिया जो उसने छुपाया हुआ था। वहाँ पे जो है वो हैले मौजूद था। वो सारा हालात देख रहा था कि किस तरह वो लोग जो है वो सेठी पर जुल्म कर रहे थे। हैले ने उसे देखा कि वो खौफ से बिल्कुल फ्रोजन हो चुकी थी। आफ्टरवर्ड हैले पागल हो गया जब स्कूल टीचर को पता चला कि सेठी ने उनकी कंप्लेन मेयर से कर दिया, मेयर गार्डनर को कर दिया, तो उन्होंने मज़ीद टॉर्चर किया। इवन कि वो जानते थे कि वो प्रेग्नेंट है, यहाँ तक कि वो एग्जॉस्ट करके कोलैप्स हो गई। वो वहाँ से भागकर जंगल में पहुँच गई जहाँ उसे एमी डैनवर, ये एक नर्स थी या जो वाइट गर्ल थी, दिखाया गया इसको, वो मिलती है उसे। वो नर्स के तौर पर काम कर चुकी थी और उसने उसे रिहेबिलिटेट किया और उस प्रोसेस में उसकी मदद की। उसने बोट में ही सेठी को जो है वो डिलीवरी करने में मदद की और उसने अपनी बेटी का नाम, सेठी ने अपनी बेटी का नाम एमी डैनवर यानी उसी नर्स में या उसे सेवियर के नाम पे रख दिया। फिर इस गर्ल ने ओयो रिवर के क्रॉस करने में सेठी की हेल्प की। वो वो जो सेठी थी वो कहाँ जा रही थी? अपनी सास की तरफ, उसके घर पहुंच गई। अब सास कौन है? ये सास है हैले की माँ। सेठी ने 28 दिन वहाँ गुजारे जो कि उसकी ज़िंदगी के शानदार दिन थे, जहाँ उसने देखा कि बेबी सेग्स जो है वो अपने ब्लैक कम्युनिटी की प्रीचर भी है। ऑन लास्ट डे स्कूल टीचर सेठी और उसके बच्चों को वहाँ स्वीट होम ले जाने के लिए वहाँ आता है। अपने बच्चों के साथ उसके सामने सरेंडर करने के बजाय वो वहाँ से भागकर एक वुड शेड यानी एक झोंपड़ी में पहुँच जाती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, यानी अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती है। बेटों को तो भगा देती है कि तुम लोग भाग जाओ, और क्योंकि वो उनको स्लेवरी में नहीं रखना चाहती, और अपने बेटी को मारने की कोशिश करती है और अपनी सबसे छोटी बेटी को तो वो मार भी देती है।
सिर्फ सबसे छोटा जो है उसकी छोटी बेटी मर चुकी थी, उसको उस पर क्या किया था, उसने गला काट दिया था उसका कुल्हाड़ी की मदद से। उसके बाद सेठी जो है वो एक कुतबा लिखती है, हेडस्टोन यानी तख्ती पर अपने हाथ से खुदाई करके उस पर लिखती है बिलव्ड, यानी जो हमारा टाइटल है नावल का, ये बिलव्ड वहाँ से जाएगा क्योंकि उसकी वो मर जाती है। अब सेठी और डेनवर को जेल में डाल दिया गया था, मगर क्या था कि वहाँ पे वाइट पीपल की एक ग्रुप था, उन्होंने उसको रिलीज़ करने के लिए फ़ाइट की और इन्हें छोड़ दिया गया। फिर सेठी हाउस यानी 124 जो हाउस था उसमें वापस आ जाती है, जहाँ पर बेबी सक्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। फिर वो फैमिली अपने घर में आइसोलेशन में रहने लग गई। मीनवाइल जो पॉल डी थे वहाँ से स्केप होने में कामयाब भी हो जाता है, उसके साथ ही उसका टिन टबैको बॉक्स भी था। यानी 9 से सफ़र करते हुए आखिरकार वो कहाँ पे पहुंचता है, सिंसिनाटी में पहुंचता है। काफ़ी सालों के बाद वो सेठी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। हाउस नंबर 124 में पॉल डी का अराइवल दोबारा से प्रेजेंट टाइम को डिपिक्ट करता है। अब सेठी और पॉल डी था वो दोनों एक रोमांटिक रिलेशन को बिल्डअप करते हैं। एक दिन जब वो एक कार्निवल या एक मजहबी मेला था उनका, वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तो उन्हें हाउस डी जो 124 हाउस था उसके सामने डोर स्टेप पर एक अजीबो गरीब औरत को महसूस करते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे वो लेटी हुई थी। वो उसे अंदर ले जाते हैं। इस औरत ने खुद को बिलव्ड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है वो औरत खुद को। नावल के ज़्यादातर कैरेक्टर ये यकीन रखते थे कि ये औरत सेठी की मरी हुई बेटी की रूह थी, क्योंकि उसका नाम भी वो बिलव्ड लिख कर आती है। और इस बात का काफ़ी जो है वो एविडेंस भी मिलते हैं। डेनवर का इस औरत बिलव्ड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। सेठी के साथ भी इसकी अटैचमेंट हो जाती है, मगर पॉल डी और बिलव्ड एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जब पॉल डी को सेठी की इस घोस्ट वाली स्टोरी का इल्म होता है तो उसे लगता है कि वो सेठी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है, और वो 124 हाउस को छोड़कर एक लोकल चर्च की बेसमेंट में जाकर रहने लगता है। उसकी जो एब्सेंस है उसमें सेठी और बिलव्ड जो है उसका रिलेशन और ज़्यादा इंटेंस और एक्सक्लूसिव हो जाता है। बिलव्ड दिन ब दिन ज़्यादा अब्यूसिव और मैनिपुलेटिव हो जाती है, और सेठी जो है वो उसे खुश करने और सेटिस्फाई करने के लिए ऑब्सेस्ड होती जाती है। वो उसे समझा सके कि इसने किसी मकसद के तहत उसे कत्ल किया था। डेनवर ये सारे हालात देखकर पहली दफ़ा जो है वो 12 सालों में अपने घर से निकलती है ताकि वो अपनी टीचर जो है वो लेडी जॉन से हेल्प मांग सके। कम्युनिटी ने फैमिली को फूड और दूसरी फैसिलिटीज़ मुहैया की हुई थी, यहाँ तक कि कम्युनिटी की लीडर एला, जिसने सेठी की डाइट में मदद भी की थी, बिलव्ड को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगती है। जब वो 124 हाउस में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सेठी और बिलव्ड दोनों पोर्च में बैठे यानी हाल में बैठे थे। बिलव्ड वहाँ नेक्ड और प्रेग्नेंट हाल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वहाँ एक इंसान मिस्टर बैडविन भी आया था जो कि डेनवर को जॉब की ऑफ़र देने के लिए आया था। सेठी को लगता है कि वो स्कूल टीचर है। अब वो जो बंदा था ना बैडविन, अब ये सेठी को लगता है ये वही स्कूल टीचर है जो उस पर टॉर्चर करता था, यानी वो रिजेम्बलेंस होती है, वो नॉस्टैल्जिया होता है, तो उसको लगता है कि ये वही है डैन जो उसको टॉर्चर करता था और उसने उसको बहुत ज़्यादा मतलब इस ट्रॉमा में ले गया था। तो क्या करते हैं कि वो इसके मारने के लिए दौड़ती है। इसी हलचल में जो है वो बिलव्ड गायब हो जाती है और कभी वापस नहीं आती। आफ्टर ऑल जो है कुछ अर्से बाद आफ्टर ऑल पॉल डी वहाँ पर वापस आ जाता है। सेठी अपनी बेटी बिलव्ड का गम मना रही होती है। वो कहता है कि शी वाज माय बेस्ट थिंग, मगर पॉल डी उसे कहता है कि नो, यू आर योर बेस्ट थिंग सेठी। इसके बाद ये नावल इस वार्निंग के साथ ख़त्म हो जाता है कि दिस इज़ नॉट आ स्टोरी टू पास ऑन, बिलव्ड इज़ लाइक एन अनप्लीजेंट ड्रीम ड्यूरिंग अ ट्रबलिंग स्लीप। तो इसके साथ जो है वो ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, अपने अख्ताम को पहुंचती है। तो ये थी हमारी समरी जिसमें हमने ओवरऑल समरी को डिस्कस किया। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो बिलव्ड में स्लेवरी के मुतालिक तमाम डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, जिसमें स्लेव्स अपनी फ्रीडम हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस नावल के प्लॉट में दो मुख्तलिफ स्टोरी को फॉलो किया गया है। हर जो पहली स्टोरी है उसमें मौजूद टाइम यानी 1873 का टाइम बताया गया है, जो कि सिंसिनाटी ओहियो में वाक़ है, और दूसरी स्टोरी में 2 डेकेड्स पहले के इवेंट्स को फ्लैशबैक के थ्रू अनफोल्ड किया गया है। स्वीट होम से भागने के तरीके में 18 साल के बाद पॉल डी और सेठी की मुलाकात होती है। नावल की बिगनिंग से ही सेठी का जो घर था वो 124 उसकी बेटी बिलव्ड की वजह से हंटेड हाउस करार दिया गया था। बिलव्ड का उनके घर में अचानक से अपेयर होना बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, और उसकी प्रेजेंस के बाद से सेठी की तमाम बुरी यादें अनलॉक होना शुरू हो जाती हैं। रीडर्स को जो है वो ग्रेजुअली फ्लैशबैक सीन्स के थ्रू ये पता चलता है कि सेठी और पॉल डी के साथ क्या कुछ माजी में हो चुका था, और बिलव्ड की मुसलसल प्रेजेंस के साथ ही नावल अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता है।
इसमें पहला क्लाइमेक्स वो था जब स्कूल टीचर सेठी और उसके बच्चों को पकड़ने आता है। वो अपनी बेटी को कत्ल कर देती है और अपनी स्लेवरी की ज़िंदगी से आज़ादी हासिल करना चाहती थी और करती भी है। वो कैसे कि वो वहाँ से भाग जाती है। और दूसरा क्लाइमेक्स जो है वो स्टोरी के प्रेजेंट टाइम में होता है जब बिलव्ड अचानक से वैनिश हो जाती है। उसके वहाँ से जाने से सेठी इस काबिल होती है कि वो अपनी पुरानी यादों और पुरानी तकलीफ़ों को जो है वो पीछे छोड़ के उनसे छुटकारा हासिल कर सके और अपनी स्लेवरी की यादों से खुद को हील कर सके। इस नावल में स्लेवरी को लेकर एक डिस्ट्रेसिंग जो है वो लुक को प्रेजेंट किया गया है जो कि रेसिज्म और वायलेंस का ओवरव्यू पेश करती है। इस नावल को मॉरिसन ने फ्रेगमेंटेड मोनोलॉग और मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ वॉइसेस में लिखा। मॉरिसन ने खूबसूरत लैंग्वेजेस और इंटेंस इमेजरी को रिफ्लेक्ट किया है। हाउएवर इसे एक क्लासिकल फिक्शन वर्क कहा जा सकता है। इस नावल पर एक फ़िल्म जिसका नाम ऑफ्रा विनफ्रे है वो भी बन चुकी है जो कि 1998 में रिलीज़ हुई थी। तो ये ओवरऑल हमारा जो है वो एनालिसिस था, रिव्यू था ऑन दैट पर्टिकुलर नावल। अगर हम थीम्स की बात करें तो स्लेवरी जो है ना, स्लेवरी डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी हमारा फर्स्ट थीम जो हमें इस नावल के अंदर नज़र आता है। बिलव्ड में स्लेवरी की वजह से पैदा होने वाली फ़िज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल जो है वो डिवास्टेशन को एक्सप्लोर किया गया है। स्लेवरी के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस इफेक्ट एक नज़र आता है वो स्लेव की सेल्फ एलिनेशन है, यानी वो खुद को दूसरों से ज़्यादा और सोसाइटी से ज़्यादा एलिनेट महसूस करता है। इस नावल में इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स मिलती हैं, यानी पॉल डी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल होता है। स्लेव्स को ये बताया जाता है कि वो सब ह्यूमंस हैं और उनकी कीमत सिर्फ $4 है। पॉल डी बहुत इनसिक्योर रहता है कि वो कभी एक परफेक्ट मैन बन सकेगा या नहीं बन सकेगा। सेठी को भी सब ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है। सब ह्यूमन को पता है कि ना प्रॉपर ह्यूमन के तौर पर नहीं, या ना उनको राइट भी नहीं मिल सकते वैसे, और वो उनकी जो कीमत होती है वो सिर्फ $4 होती है। वो भी सेल्फ एलिनेटेड होती है। अब ये कौन है, सेठी की बात कर रहा हूँ कि वो भी सेल्फ एलिनेटेड होती है। यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी अनस्टेबल आइडेंटिटीज़ मिलती हैं। इस नावल में पेश की गई जो बहुत सी चीज़ें हैं वो हमें अनस्टेबल नज़र आती हैं। मॉरिसन ने इस नावल में पावर ऑफ लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया है और जो लोग हैं वो इस चीज़ से डिनाई करते हैं। नेक्स्ट थीम हमारे पास है द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्यूनिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्यूनिटी सॉलिडेरिटी। इस नावल में इंसान के सर्वाइव रहने के लिए उसकी कम्युनिटी की सपोर्ट को इम्पोर्टेंस के तौर पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। जब सेठी ने जो है वो सिंसिनाटी कम्युनिटी में आकर 28 दिन गुजारे थे तो इसने सेल्फ सेंस को बहुत ज़्यादा फील किया था और एक सपोर्ट और एक होप को महसूस किया था। इस तरह डेनवर में जब 124 मकान में रहती है और फिर जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ पे कम्युनिटी का हिस्सा बनती है और वो लोगों से ही हेल्प लेने जाती है जब उसकी माँ जो है वो बिलव्ड से बहुत ज़्यादा अटैच हो रही होती है। इस तरह जब वो बाहर निकलती है, कम्युनिटी में जाती है तो कम्युनिटी का हिस्सा बनती है और बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर करती है, साथ साथ खुद को अपनी आइडेंटिटी को फील करती है। और पॉल डी इसने बाकी कैदियों के साथ मिलजुल कर काम करने की वजह से जो है वो जॉर्जो की जेल से आज़ादी हासिल की थी। उसका मानना था कि इफ़ वन लॉस्ट ऑल लॉस्ट, यानी यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ वाली बात यहाँ पे हमें महसूस होती है। एट द एंड सेठी जो है उसको कम्युनिटी ने ही बचाया जब वो मिस्टर बॉडविन को स्कूल टीचर समझकर मारने जा रही थी। सिंसिनाटी कम्युनिटी ने जो मकान नंबर 124 में होने वाले इवेंट्स में अहम किरदार अदा किया था। अब कम्युनिटी की बात हो रही है। ये ब्लैक कम्युनिटी ने सेठी को बिलव्ड से छुटकारा दिलवाकर उसे रेस्क्यू करने में मदद की थी। इस तरह कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगले थीम की अगर बात करें तो फैमिली हमें एक इसमें इम्पॉर्टेंट थीम नज़र आता है। बिलव्ड में इस चीज़ को भी क्लियरली तौर पर एक्सप्लोर किया गया है कि स्लेवरी के अमल से किस तरह एक फैमिली में एक फर्म बॉन्ड बनता है। फैमिली के तमाम अफराद एक दूसरे का एहसास करते हैं और आपस में जो है वो अफेक्शन को प्रेजेंट करते हैं। बेबी सक्स ने डायरेक्टली इस चीज़ को यानी स्लेवरी को जो है उसके एक्सपीरियंस को बताया है। इसने अपने 9 बच्चों को स्लेवरी में खो दिया था मगर इसके बावजूद वो स्ट्रॉन्ग रही। इसका अंदाज़ा हम उनके इकलौते बेटे जो इसका अकेला बेटा रह गया था हेले, उसके रिलेशन को देखकर लगा सकते हैं, जिसने अपनी माँ की फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लिया और मेहनत की। ज़्यादा जो है वो फैमिलियल बॉन्ड की वजह से सेठी किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अपनी फैमिली के साथ जो है वो इतने ज़्यादा वो बॉन्ड की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से वो यानी इवन उसने अपनी फैमिली के लिए ही अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। वो सिर्फ अपनी फैमिली और बच्चों को स्लेवरी से प्रोटेक्ट करना चाहती थी। पॉल डी उसे क्या करता था कि उसका जो मैटरनल लव है वो बहुत ही थिक है, मगर सेठी उसके इस क्लेम को रिजेक्ट करती थी और कहती थी लव इज़ और इट आंट थीन, लव आंट नो लव एट ऑल, कि कम प्यार या ज़्यादा प्यार ना होने के बराबर होता है।
तो ये ओवरऑल जो थीम थे हमें इस नावल के अंदर नज़र आते हैं, जिसमें हमने फैमिली को देखा, कम्युनिटी के इम्पोर्टेंस को देखा। तो ये थीम थी। अब हम बढ़ते हैं मोटिव एंड सिंबल की तरफ। मोटिव की बात की जाए तो सुपर नेचुरल जो है वो एलिमेंट हमें सबसे पहले नजर आता है। मॉरिसन ने बिलव्ड को सुपर नेचुरल डायमेंशन के साथ जो है वो इन्हेंस करने की कोशिश की है। बुक के रियल फ्रेमवर्क में हमें कुछ इस तरह के प्रेजेंट्स या इवेंट्स पास्ट और प्रेजेंट के ऐसे इवेंट्स मिलते हैं जिसके सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की थीम को डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि बेबी गोस्ट का होना और हाउस 124 का हांटी समझा जाना। इसके अलावा इस नावल के कैरेक्टर इन जो है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट पर खुलेआम और बिना किसी हेजिटेशन के बिलीव भी करते हैं। तो ये हमें एक सुपर नेचुरल थिंग्स इस नावल के अंदर नज़र आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोटिव है वो एल्यूजन है, एल्यूजन टू क्रिश्चियनिटी। बिलव्ड का जो एपिग्राफ है वो एक 9.25 रोमन बुक से लिया गया है, जो कि इस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है कि नावल में क्रिश्चियन आइडियाज़ मौजूद हैं। बिलव्ड बेबी गोस्ट का जो है वो सेथी के पास इस दुनिया में रीबॉर्न होना। उसके बाद बिप्टेसिमल वाटर यानी ईसाई अक़ीदे के एक चेन हो सकता है। एज इन्फेंट डेनवर का अपनी माँ के दूध के साथ अपनी सिस्टर का खून पीना एक क्या है, एक सेक्रीफिशियल एस्पेक्ट का उसको शो करता है। उसके बाद जो सल्वेशन है उसकी वजह से बेबी गर्ल का कत्ल हो जाना क्राइस्ट की डेथ से रिजेंबल करता है, जो कि एक सेक्रीफिशियल एक्ट समझा जा सकता है। उसके अलावा बुक ज़्यादातर जो है वो सिन, स्लेवरी, फ्रीडम, उसके बाद रेस्कुरेशन और उस जैसे कई भी और बिब्लिकल रेफरेंस को डिस्कस करती है। तो ये ओवरऑल जो है वो इसके मोटिव थे। अगर सिंबल की बात करें तो जो सबसे पहले हमें सिंबल नजर आता है वो रेड कलर है। अब बिलव्ड में थ्रू आउट द नावल हमें रेड और इससे मिलते जुलते कलर जैसे कि पिंक, ऑरेंज ये नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो हर जो है वो रेड ऑब्जेक्ट उसका मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। फॉर एग्जांपल एमी डेनवर जो थी उसका रेड जो वेलवेट है एक होप और ब्राइट फ्यूचर को ज़ाहिर करता है, जबकि पॉल डी का रेड हार्ट उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन उनको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह रेड कलर लाइफ और डेथ की इमेजेस को भी पेश करता है। फॉर एग्जांपल जब सेथी की बेटी और पॉल डी एक कार्निवल की उसको विज़िट करने जाते हैं तो वहाँ पे रेड रोजेस की लाइन जो है वो टाउन में कार्निवल के आगाज़ को अनाउंस करती है, और उसी के साथ पॉल डी, सेथी और डेनवर के इकट्ठे न्यू लाइफ की बिगिनिंग भी अनाउंस हो जाती है। इस तरह सेथी की मेमोरीज़ में रेड कलर ऑफ ब्लड जो है उसकी बेटी का था और उसकी ग्रेवस्टोन का पिंक कलर डेथ को सिग्निफाइज करता था। नेक्स्ट जो सिंबल हमें नज़र आता है वो द टिन टबैको बॉक्स है। इस टबैको बॉक्स के जरिए पॉल डी अपने हार्ट को डिस्क्राइब करता है। स्वीट होम के जो ट्रॉमाटाइज एक्सपीरियंस थे और जॉर्जिया के प्रिजन कैंप की जो पेनफुल यादें थी इस बॉक्स में लॉक थी, जो कि 124 पहुंचने पर मुकम्मल तौर पर जंग-आलूद हो चुका था ये बॉक्स। ऐसा करके वो ख़ुद को मज़ीद होने वाले साइकोलॉजिकल डैमेज से प्रिजर्व करना चाहता था। आल्दो वो ये समझता था कि कोई भी चीज़ उसके इस टिन बॉक्स के कवर को ओपन नहीं कर सकती, मगर उसके ड्रीम लाइक सेक्स जो कि वो ख्यालों में बिलव्ड के साथ करना था उसकी वजह से वो बॉक्स बिल्कुल ब्रस्ट हो जाता था और फिर दोबारा से उसकी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। तो इस तरह जो है वो ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस नावल के अंदर जो है हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इस नावल को देखा, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रीड किया। इसके अंदर हमने मोटिव देखे, सिंबल्स देखे, समरी देखी, कैरेक्टर्स देखे और एनालिसिस वगैरह भी देखा, थीम्स को भी अंडरस्टैंड किया। तो उम्मीद करता हूँ ये नावल आपको पसंद आया होगा और इसकी समरी जो है आपको समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।